आई एम ऋषभ पांडे। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 1.1 के बारे में प्रश्नावली 10.1 के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न से हम बताते हैं क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड आउट करना है, उसके रूप में हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, आप एलसीएम निकाले होंगे, एचसीएफ निकाले होंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड हमें इसका करना है। तो 140 यानी 140 है आपके पास। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड जब आप करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप रफ कार्य में इस तरह से 140 का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं ना। 140 का गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं 140 का गुणनखंड यानी किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ये तरीका है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा हर एक प्रश्नावली में, मतलब प्रश्नावली के जितने भी पार्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में लगभग आपके पास 5 प्रश्न हैं, 5 पार्ट है उसके। तो मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ 140 यहाँ पर 140 है। 40 का फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 दूनी 4 5 20 7 100, चाहे 2 2 जा 4 5 जा 20 7 जा 140। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पर देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है 2। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 140 का फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? ये क्या हो गया आपका 140 का फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम आपका देते हैं। आपके जो बुक में दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 का फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो 156 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, 2 2 जा 4, सॉरी 2 बार मतलब 3 ले जाए, 2 2 जा 4 3 जा 12 ना, इंटू 13। आप फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे आ रहा है मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। 2 2 जा 4 3 जा 12 12 13 12 इंटू 13 करेंगे तो आपके पास आए 156 आ जाए। अब यहाँ पर ये 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड रूप में 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स था, इसलिए 2 पावर 2 लिखा। अगर मान लीजिए 3 गुणे 3 ऐसे होता, फिर 3 गुणे 5 होता, कोई भी संख्या होती, तो 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, 3 की पावर 3 लिख देते, यानी 3 घात 3 लिख देते इससे। ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स हैं, 5 भाग दिए गए, पाँचों को आपको इसी तरह से हल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसमें क्या करना है, करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब हम मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, बी है। ए गुणे बी बराबर क्या कह रहा है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए क्या है, पहली संख्या है, ए क्या है, पहली संख्या। बी क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या है। तो इसको भी आपको फार्मूला याद होगा ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरकारी किताब हो चाहे जो भी गवर्नमेंटल बुक हो, सभी में दिया रहता है फार्मूला। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी फार्मूले से आपको लगाना है। ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस से। अच्छा, कैसे करना है, सिर्फ एक प्रश्न देखना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा आप क्वेश्चन अपने जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, छोटी संख्या ना लेकर हम बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे बड़ी संख्या हम कौन सी लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का हम बी लेते हैं, प्रश्न संख्या बी। ठीक है, 510 एंड मतलब 510 और 92 मतलब 92। 510 एंड 92 मतलब 510 और 92 मैंने संख्या लिया। अब इस संख्या को आपको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ऊपर वाली संख्या का निकाला अभाज्य गुणनखंड, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 तिहाई 6 पंचे 30 और 17 तिरिक 51, यानी
2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू 17 करेंगे तो आपका 510 आ जाएगा। इसी तरह 92 का भी हम निकाल लेंगे, 92 का आप निकालेंगे यानी 92 का आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखते रहिएगा, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन उठता है क्या होगा, ठीक है 92 है, अच्छा 92 है, 92 का क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 23, 23 चौका 92, 23 4 जा 92 हो जाएगा। अब जब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF का मतलब क्या हो जाएगा, HCF मतलब कॉमन फैक्टराइजेशन, HCF हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फार्मूला आप याद रखिए, HCF इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दोनों में है, कॉमन है ना, दोनों में है 2, HCF हो गया। LCM बराबर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे LCM में हम क्या कर लेते हैं, दोनों में कॉमन है उसको भी राइट करते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी राइट करते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, काफ़ी लंबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंदी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23,460, मतलब 23,460। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, मतलब HCF इंटू LCM, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 एंड 92, मतलब 510 और 92, 510 गुणे 92 बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लस गुणे मस, HCF इंटू LCM क्या है, तो जाएगा 23,460 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 23,460 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जब इसका गुणा करेंगे तो 0 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 46,920 आ गया। इस तरह भी जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 46,920, ठीक है, मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम, या हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको लिखने से पहले आप यहाँ फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ पर जैसे इसके बाद आएंगे HCF निकाला आपने, LCM निकाला, यहाँ पर आप लिख देंगे जरूर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस या HCF गुणे LCM, ठीक है ना, इसको आप इतना लिख देंगे पहले, तब उसके बाद आप इसे नीचे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है ABC करके, मैंने B क्वेश्चन को बताया है, आप C भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किस क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की, ओके, कोई डाउट नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके सिर्फ HCF और LCM निकालना है, मतलब सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया ना, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, बस इतना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन बस थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया, यहाँ पर प्रूफ करना था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इतना कर दिया। थर्ड क्वेश्चन बस आपको यहाँ तक निकालना है, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बस आसानी से समझते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला ही क्यों, दूसरा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि 17, 23 और 29, मतलब 17, 23 और 29, इन तीनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू 17, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू 23, ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29, क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा
तीनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया। LCM की बात करें तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 1 सभी में कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है ना, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11,339। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया है, ठीक है ना, 11,339 हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे तीसरे में आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, फर्स्ट और थर्ड, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा किस तरह से, एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिएगा पीछे वीडियो। 17 का मैंने फैक्टर कर दिया, 1 इंटू 17 23 का, फिर 1 इंटू 29 हो गया 29 का। HCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। LCM जो कॉमन होता है उसे भी राइट करते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसे भी राइट करते हैं। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आपका HCF भी निकल गया, HCF क्या हो गया, 1 हो गया, LCM क्या हो गया, 11,339 हो गया, ठीक है, थोड़ा स्पेन चल गया यहाँ पर। तो LCM आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11,339, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, दिया है HCF, ठीक है, बुक होगा बुक में देख लीजिएगा, HCF 306 यानी 306 और 657 यानी 657 इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका इसको दिया है, कह रहा है कि LCM आपको फाइंड आउट करना है, किसका, LCM 306 एंड 657 का आपको फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कोई दो यहाँ पर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब LCM हम कैसे निकालेंगे इसका, बहुत ईजी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, मैंने भी पीछे फार्मूला बताया। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 306 गुणे 657, ठीक है। अच्छा, LCM बराबर क्या हो जाएगा तब, फार्मूले से, पीछे वाला जो फार्मूला मैंने बताया है, ठीक है। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF ऑफ किसका, 306 एंड 657 का, 306 और 657 का HCF। इसके बाद मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे साइड में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यह है क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर भी। तो यहाँ से LCM बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं गुणनफल क्या है, 306 इंटू 657 यानी 306 गुणे 657, और इन दोनों का HCF कितना है, पहले ही क्वेश्चन दिया है 9, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 बराबर भाग कर देंगे, ठीक है ना। भाग करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 9 से अगर हम भाग करेंगे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 यानी 34 यानी 34 गुणे 657। तो LCM बराबर आपके पास उत्तर में क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 22,338 उत्तर आ जाएगा, मतलब 22,338, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। रिमाइंडर यहाँ पर यहाँ तक किया है, फिर उसके बाद इसको यहाँ से राइट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा खुद ही, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो आप जानते हैं क्या, आप लिखेंगे, देखिए जो बोल रहा हूं ध्यान से, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, मैंने क्या कहा, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, यही तो होगा, 2 गुणे 3 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है, अतः 6 पावर n का, अतः हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है ना,
ध्यान देते जाइएगा। मैंने क्या कहा, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 गुणे 3 है, अतः 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। इससे इसके नीचे वाली लाइन लिखिएगा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 की घात n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याओं 2 व 3 के घात होंगे। अतः ठीक है, नीचे लिख रहा हूं, अतः कोई भी संख्या, मैं लिख दे रहा हूं, अतः जितना बोला उसको ध्यान से फिर से एक बार रिवाइज करके सुन ले। अतः कोई भी संख्या स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल, स्मॉल यानी ये है, कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पहले लेक्चर मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। n बिलोंग टू n ऐसी नहीं है, n बिलोंग टू n ऐसी नहीं है जो, ठीक है, जो कि 6 की घात n में, जो कि 6 की घात n में में 0 अंक पर समाप्त हो, में 0 अंक पर समाप्त हो, अंक पर समाप्त हो। ठीक है, ऊपर जितना बोला उसको ध्यान से बेटा देखिए, आप लोग सुन लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिवाइज आगे पीछे करके आप सुन लीजिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा। 5वें क्वेश्चन थोड़ा थियरी ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले जो हमारे पास दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 लिखा है, इक्वल टू लिख देंगे। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी 13 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 13 है। इसके बीच में ये एक संख्या अलग है, पूरी एक ही अलग है। अगर हम इसको मान ले a प्लस बी, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, यानी हम 13 को बाहर कॉमन कर सकते हैं। 13 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 13 को बाहर कर लिया दोनों जगह से, 7 इंटू 11 इंटू 1 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 11 7 जा 77 यानी 11 से 77 प्लस 1 यानी आपके पास आ जाएगा बराबर 13 गुणे 78। गुणा कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, 13 गुणे 78 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 1014। तो जो 1014 है वो हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपका कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, जो कि एक भाज्य संख्या है। अच्छा, अब इसी तरह जो दूसरा हमारे पास दिया है, और दूसरा क्या दिया है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पर ये देखिए जो गुणे करके लिखा है एक अलग संख्या है पूरी एक तक ना, ए मान ले, बी एक अलग है। अब इन दोनों में देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हम 5 को बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। तो हम 5 को जब बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ प्लस 1 है, गुणा कर देंगे सबका, फिर एक जोड़ देंगे यानी बराबर 5 ब्रैकेट में। ठीक है ना, आप गुणा करेंगे क्या आएगा आपके पास, 1008 प्लस 1। ठीक है, 1008 प्लस 1 आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 1009 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 0 में 0, 5 1 के 5, 5 4 45, जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी हम इसको भी लिख सकते हैं जो कि एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या में जो सिद्ध करना था वो हमारा हो गया। ठीक है ना, दोनों भाज्य संख्या है, 1014 भी और ये भी 5045। तो आपका हो गया ना भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि अभी किसी भी संख्या से कट जाएगा, 2 से काटोगे आपका, सॉरी 2 से नहीं 5 से आपका कट जाएगा, एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगा तो भाज्य संख्या है। 1014 भी एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये 5 था, यहाँ 6, ये 7।
कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर, थोड़ी राइटिंग हिंदी हमारी पुअर है, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, इसी तरह आप क्या लिखेंगे, रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में, मैं वही लिख रहा हूं डॉट डॉट, मतलब रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट है। ठीक है, कितना है, 12 मिनट ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेने पर, क्या लेने पर, दोनों का एलसीएम ज्ञात करने पर, दोनों का एलसीएम ज्ञात करने पर। ठीक है, दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम 18 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 18 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। 12 का भाज्य गुणनखंड कर लोगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, एलसीएम बराबर 2 न गुणे 2 न गुणे 3 गुणे 3 बराबर 36। क्या आ गया, बराबर 36 आ गया। एलसीएम क्या आ गया दोनों का, 36 आ गया। अतः हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक है, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सोनिया और रवि, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 आज क्लास 10th का फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।